यूपी वैट अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तुओं का उत्पादन करते समय छूट प्राप्त उपोत्पाद प्राप्त होने पर क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। मैसर्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मोदी नेचुरल्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त यूपी सिविल अपील नंबर 5822 से 5823 ऑफ 2023 दिनांक 6 नवंबर 2023 ने दायर अपील की अनुमति दी और कहा कि निर्धारित इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी राशि का दावा कर सकता है। आईटीसी चावल की भूसी के तेल के निर्माण के लिए खरीदे गए चावल की भूसी पर और उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2008 यूपी वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त उत्पादों पर, जिससे यूपी की धारा 13 के स्पष्टीकरण 3 को बरकरार रखा जा सके। वैट अधिनियम मूल्यांकन प्राधिकारी को उन मामलों में आईटीसी की अनुमति देने के संबंध में कोई भी विवाद उठाने से रोकता है जहां विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान छूट प्राप्त वस्तुओं को उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है। तथ्य: मैसर्स मोदी नेचुरल्स लिमिटेड अपीलकर्ता राइस ब्रान ऑयल आरबीओ और फिजिकल रिफाइंड आरबीओ के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है और यूपी वैट अधिनियम और राइस ब्रान के तहत एक पंजीकृत डीलर है। अपीलकर्ता द्वारा निर्मित तेल यूपी वैट अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तुओं के दायरे में आता है। चावल की भूसी के तेल के निर्माण के लिए अपीलकर्ता चावल की भूसी खरीदता है और विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया का पालन करता है, जिसके दौरान डीएल चावल की भूसी के रूप में उपोत्पाद का भी उत्पादन किया जाता है, जो क्रम संख्या के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं की श्रेणी में आता है। यूपी वैट अधिनियम की अनुसूची के 4 अपीलकर्ता ने चावल की भूसी के प्रसंस्करण के माध्यम से 13.77% कर योग्य सामान यानी चावल की भूसी का तेल और 83.63% उपोत्पाद यानी डी ऑयल चावल की भूसी का उत्पादन किया। भौतिक परिष्कृत चावल भूसी तेल का उत्पादन चावल भूसी तेल को और अधिक परिष्कृत करके किया जाता है। उससे जुड़ी तालिका के क्रम संख्या 2 के साथ पठित धारा 13(1)(a) और यूपी वैट अधिनियम की धारा 13 के स्पष्टीकरण 3 के साथ पठित धारा 13(3)(b) के अनुसार अपीलकर्ता ने आईटीसी के रूप में भुगतान की गई कर की पूरी राशि का दावा किया। हालांकि अपीलकर्ता के दावे को कर निर्धारण वर्ष 2013 से 2014 और 2015 से 2016 के लिए उपायुक्त कर निर्धारण प्रभाग 1 पीलीभीत के अलग अलग आदेशों द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि धारा 13 के अनुसार 1(f) यूपी वैट अधिनियम के अनुसार अपीलकर्ता केवल कर योग्य बिक्री के संबंध में आईटीसी का लाभ उठाने के लिए सक्षम था, क्योंकि अंतिम माल की बिक्री कीमत खरीदे गए माल की विनिर्माण लागत से कम थी और केवल कर योग्य माल ही होगा यूपी वैट अधिनियम के तहत माल माना जाता है। डिप्टी कमिश्नर पीलीभीत द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अतिरिक्त आयुक्त अपील द्वितीय वाणिज्यिक कर बरेली के समक्ष अपील दायर की। निर्धारण वर्ष 2015 से 2016 के लिए अतिरिक्त आयुक्त ने निर्धारित की अपील की अनुमति दी और माना कि अपीलकर्ता यूपी वैट अधिनियम की धारा 13(1)(f) में माल शब्द के आधार पर आईटीसी का दावा करने का हकदार था। इसे केवल कर योग्य वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। हालांकि अतिरिक्त आयुक्त निर्धारण वर्ष 2013 से 2014 के लिए मामले को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी को भेजने के लिए आगे बढ़े। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर राजस्व विभाग प्रतिवादी ने निर्धारण वर्ष 2015 से 2016 के लिए अपील दायर की और अपीलकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2013 से 2014 के लिए वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसमें 4 मई के आदेश दिए गए। 2016 और 5 जुलाई 2017 को यह माना गया कि अपीलकर्ता आईटीसी के लाभ का हकदार है।
वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः बिक्री कर संशोधन आवेदन संख्या 148/2018 और 315/2017 दायर किया। उच्च न्यायालय ने विचार के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए। क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण को रुपए का आईटीसी का लाभ देना कानूनी रूप से उचित था? 1,90,88,763.00 जिसे निर्धारण प्राधिकारी ने उलट दिया था। उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम एमके के फैसले पर भरोसा किया। एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड 2017 की सिविल अपील संख्या 15,049 से 15,069 दिनांक 22 सितंबर 2017 ने विचार किया कि एक डीलर के पास आईटीसी का लाभ लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर आईटीसी सिर्फ एक रियायत है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता का मामला यूपी वैट अधिनियम की धारा 13(1)(f) के दायरे में आता है, न कि क्रम संख्या के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(1)(a) के दायरे में। 2. संलग्न तालिका और धारा 13(3)(b) को यूपी वैट अधिनियम के स्पष्टीकरण 3 के साथ पढ़ा जाए। इसलिए उच्च न्यायालय ने 3 मई 2019 के आक्षेपित आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर संशोधन आवेदनों को अनुमति दी और माना कि अपीलकर्ता इनपुट पर पूर्ण आईटीसी का दावा करने का हकदार नहीं है। लागू आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2 सिविल अपीलें दायर की। मुद्दा: क्या निर्धारित यूपी वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत खरीदे गए चावल की भूसी पर आईटीसी की पूरी राशि का दावा कर सकता है? आयोजित 2023 की सिविल अपील संख्या 5,822 और 5,823 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया। यह देखा गया कि यूपी वैट अधिनियम की धारा 13 के तहत पंजीकृत डीलर पूरी राशि के आईटीसी का दावा करने के हकदार हैं जब निर्मित माल बेचा जाता है, या राज्य के बाहर ऐसे मामलों में जहां खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग गैरवैट वस्तुओं को छोड़कर कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। आगे देखा गया कि यूपी वैट अधिनियम की धारा 13(3)(b) में आनुपातिकता की अवधारणा पेश की गई थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि जब वैट वस्तुओं के निर्माण के दौरान छूट प्राप्त और गैरवैट वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो आईटीसी कर सकती है। गैरवैट वस्तुओं और छूट प्राप्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण में उक्त वस्तुओं का उपयोग या उपभोग किए जाने की सीमा के अनुपात में दावा और अनुमति दी जाएगी। आगे देखा गया कि यूपी वैट अधिनियम की धारा 13(3)(b) एक अस्पष्ट क्षेत्र छोड़ती है जहां विनिर्माण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वैट वस्तुओं और उपोत्पादों या अपशिष्ट उत्पादों का उत्पादन होता है। उक्त मुद्दे को संबोधित करने के लिए विधायिका ने धारा 13 में स्पष्टीकरण 3 पेश किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कर योग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी भी छूट वाली वस्तुओं को उपोत्पादों या अपशिष्ट उत्पादों के रूप में उत्पादित किया जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि खरीदे गए सामान का उपयोग केवल कर योग्य सामान के निर्माण में किया गया है। आगे देखा गया कि एग्रोटेक के मामले में न्यायालय ने माना कि केवल आंशिक आईटीसी की अनुमति थी, क्योंकि निर्धारित कर्नाटक वैट अधिनियम के तहत कर योग्य कच्चे माल की खरीद के रूप में निर्मित माल की कर योग्य और छूट वाली बिक्री दोनों कर रहा था, जबकि यूपी वैट अधिनियम के तहत ऐसी कोई योजना प्रदान नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि एग्रोटेक का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है, क्योंकि आईटीसी की योजना के संबंध में कर्नाटक वैट अधिनियम के तहत प्रावधान यूपी वैट अधिनियम की तुलना में भिन्न है।
आगे उल्लेख किया गया है कि धारा 13(3)(b) धारा 13 के स्पष्टीकरण 3 के साथ पढ़ी जाती है, जो कर निर्धारण प्राधिकारी के साथ साथ निर्धारिती को उन मामलों में आईटीसी की स्वीकार्यता के संबंध में कोई भी विवाद उठाने से रोकती है जहां छूट प्राप्त वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यह माना गया कि वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों को बहाल किया जाए। इसलिए सिविल अपील सफल होती है और इस प्रकार अनुमति मिलती है। प्रासंगिक प्रावधान यूपी वैट अधिनियम की धारा 13(3)(a) जहां खरीदे गए सामान का उपयोग उपधारा 1 के खंड ए में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आंशिक रूप से या अन्यथा किया जाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है और सीमा के अनुपात में अनुमति दी जा सकती है, उनका उपयोग या निपटान ऐसे खंड में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बी इस धारा के प्रावधानों के अधीन जहां वैट माल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद को छोड़कर छूट वाले माल और गैर वैट माल का उत्पादन किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का दावा किया जा सकता है और अनुपात में अनुमति दी जा सकती है। गैर वैट वस्तुओं और छूट प्राप्त वस्तुओं के अलावा कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में उनका उपयोग या उपभोग किस हद तक किया जाता है। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मुक्त माल में गैरवैट माल के अलावा अन्य कर योग्य सामान शामिल होंगे, जिनका राज्य के भीतर या अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य या बिक्री के दौरान बिक्री के अलावा अन्यथा निपटान किया जाता है। भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात या राज्य के बाहर बिक्री के दौरान। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए आय किसी भी सामान के निर्माण में उपयोग के लिए सामान में ऐसे सामान के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग उपभोग या उपयोग के लिए आवश्यक सामान या ऐसे निर्मित या संसाधित सामान की पैकिंग में उपयोग के लिए आवश्यक सामान शामिल है। 2 किसी भी सामान के निर्माण में ऐसे सामान का प्रसंस्करण और ऐसे निर्मित या संसाधित सामान की पैकिंग शामिल है। और 3 जहां किसी भी कर योग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी छूट प्राप्त सामान का उत्पादन उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि खरीदे गए सामान का उपयोग कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। इसके विपरीत जहां किसी छूट प्राप्त सामान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी भी कर योग्य सामान को उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है, यह माना जाएगा कि खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। 4 जहां किसी वैट सामान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी गैर वैट सामान का उत्पादन उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि खरीदे गए सामान का उपयोग वैट सामान के निर्माण में किया गया है। इसी प्रकार जहां किसी गैर वैट माल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी भी वैट माल का उत्पादन उपोत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि खरीदे गए माल का उपयोग गैरवैट माल के निर्माण में किया गया है। 1 जनवरी 2008 से लेखक से INFO 882ZTXCORP.com पर संपर्क किया जा सकता है। अस्वीकरण व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से लेखक और A2Z टैक्स कॉर्प LLP के निजी हैं। इस लेख की सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य और पाठक के व्यक्तिगत गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए है। यह किसी फर्म की पेशेवर सलाह या सिफारिश नहीं है। न तो लेखक न ही फर्म और उसके सहयोगी इस लेख में किसी भी जानकारी से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए और न ही उस पर निर्भरता में किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई दायित्व स्वीकार करते हैं। इसके अलावा
हमारे लेख या न्यूज़लेटर के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि लिखित रूप से अधिकृत न किया गया हो और हम पूर्व अनुमति के बिना हमारे लेख या न्यूज़लेटर के उपयोग पर किसी भी उल्लंघन का कानूनी अधिकार सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।